आ जाओ। चलो आगे बढ़े हम लोग। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स चल रहा था हमारा, राइट। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये असाइनमेंट दिया था। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 10,000 एंड कंप्यूटर 5,000। याद आ रहे हैं सभी को? क्या था बेटा इसमें सबसे पहले वाले में? ये मैं सब आपको फटाफट से बताता हूँ एंट्री कैसे करना है। पहले अपने वाले तरीके से करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, आपने भी ऐसे ही लिखा है ना। और स्टेप 3, पहला ट्रांजेक्शन था, बोलो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड कंप्यूटर। बिजनेस में क्या क्या लेके आया? कैश आया, कंप्यूटर आया। कैश अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, और ये सब किसने लाया? ओनर ने। तो एक ओनर का अकाउंट क्या नाम से बनेगा? कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट स्टेप समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात। सेकंड स्टेप बोलो बेटा, कैश ये क्या है? अपना रूल क्या था? ऑल एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस इनका डेबिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं, डेबिट कम हुआ तो क्रेडिट करो। एंड ऑल लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं, क्रेडिट कम हुआ तो डेबिट करो। यस और नो? अब ये कैश कहाँ पे क्लासीफाई होगी? असेट में। कैश का डेबिट बैलेंस रूल, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ रहा है, डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। बोलो बेटा यहाँ पे कैश बढ़ रही है कम हो रही है? रुको, ओनर ने बिजनेस में कैश लाया तो बिजनेस में कैश बढ़ेगी। कैश बढ़ेगी तो ऊपर जाने वाले एरो पे सर्कल। और स्टेप 3 क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? स्टेप 2 में क्या था? क्लासिफिकेशन। और स्टेप 1 में नेम ऑफ द अकाउंट्स। कंप्यूटर अकाउंट क्या हो रहा है बेटा? एसेट है। एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट बढ़ रही है बिजनेस में, डेबिट कम हो रहा है क्रेडिट। इस ट्रांजैक्शन की वजह से कंप्यूटर नाम की एसेट बिजनेस में आई है, तो कंप्यूटर नाम की एसेट इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो गई तो क्या कर देंगे? डेबिट। कैपिटल, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। कैपिटल बढ़ रहा है। सर क्यों बढ़ रहा है? अरे ओनर जब भी धंधे में मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेके आएगा तो कैपिटल बढ़ेगा। तो हमने क्या कर दिया? कैपिटल को क्रेडिट। सिंपल है। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन क्या था मुझे बताओ? वेजेस पेड। एक बनेगा वेजेस अकाउंट और एक बनेगा कैश। वेजेस क्या होता है? लेबर चार्जेस हमारी। एक बनेगा कैश अकाउंट। वेजेस ये क्या है? वेजेस पे कर रहा हूँ, खर्चा है क्या मेरे लिए? एक्सपेंस है। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे लिखो क्या? डेबिट बैलेंस। खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से यहाँ वेजेस मिल रहे हैं, देना पड़ रहा है? देना पड़ रहा है। तो आउट गोइंग है, खर्चे बढ़ेंगे क्या मेरे? यस, खर्चे बढ़ रहे हैं तो डेबिट करो। कैश ये असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस। बढ़ रही है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। पेमेंट किया तो कैश कम हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो गई? वेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट, सैलरी ड्यू किया है, बराबर है, पेबल है ना, ड्यू हो गया है सैलरी। एक बनेगा सैलरी अकाउंट और एक बनेगा सैलरी पेएबल अकाउंट। क्योंकि सैलरी अगर पे कर दिया होता तो दूसरा कौन सा अकाउंट बनता? कैश। बट सैलरी देना बाकी है, देना बाकी है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? देना बाकी अकाउंट। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या सभी को? सो सैलरी अकाउंट और सैलरी पेएबल अकाउंट। सैलरी खर्चा है, सैलरी अकाउंट मेरे लिए क्या है? खर्चा। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। बढ़ रहे तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। सैलरी की वजह से खर्चा बढ़ता है या कम होता है? रुको, सैलरी मिल रही है कि दे रहे हैं? दे रहे हैं। तो खर्चा तो मेरा बढ़ रहा है सैलरी की वजह से। देखो सैलरी की वजह से खर्चा बढ़ता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी की वजह से खर्चा बढ़ता है, रेंट पे कर रहा हूँ खर्चा बढ़ेगा, वेजेस की वजह से खर्चा बढ़ेगा, देन आपका टेलीफोन चार्जेस खर्चा बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वजह से खर्चा बढ़ेगा। तो ये एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंस को क्या करना है? डेबिट। एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी। सैलरी पेएबल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस है? लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस लिख दूं क्या?
क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं, क्रेडिट कम हुआ डेबिट, सैलरी देना बाकी है तो लायबिलिटी बढ़ गई, बरोबर है। के बाद कोई ऐसा बच्चा है जिसका आज फर्स्ट डे? कौन है? ओके। और इसके पहले अकाउंट्स कभी पढ़ा है? तो मैं बता रहा हूँ डेबिट क्रेडिट ये सब पक्का कहाँ पढ़ा है? कहाँ क्लास वगैरह हेल्प था ये सब? कॉलेज में? उसके बाद फोर्थ, ध्यान से सुनना, फर्नीचर परचेज्ड 1000 का, फर्नीचर खरीदा तो एक बनेगा फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर ये क्या है बेटा? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। फर्नीचर एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस, रूल, एसेट डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है तो क्रेडिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। अब यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन की वजह से एसेट बढ़ रही है कम हो रही है? रुको, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर नाम की एसेट क्या हो गई बेटा मेरी? बढ़ गई, एसेट बढ़ गई फर्नीचर नाम की। फर्नीचर खरीदा है ना, बेचा रहता तो फर्नीचर कम हो जाता, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर मेरे पास आ गया, फर्नीचर नाम की एसेट बढ़ गई तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब खरीदा, पेमेंट किया होगा ना, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कौन सा है? एसेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। अब तुम बताओ इस ट्रांजेक्शन की वजह से कैश पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? कैश बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल 200, बोलो, एक बनेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट और एक बनेगा कैश अकाउंट। सर कैश क्यों? नहीं तो और क्या अज्यूम करेंगे? बोला थोड़ी पेएबल है, कुछ भी बोला नहीं है पेएबल है कि पेड है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि शायद पे कर दिया है ना। तो फिर हम लोग बनाएंगे दूसरा कैश अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्चा है क्या मेरे लिए? खर्चा है तो डेबिट बैलेंस है क्या इसका? तो डेबिट बैलेंस है तो बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से खर्चे बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? खर्चे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से एक्सपेंस मेरे इंक्रीज हो गए तो देखो डेबिट। कैश ये भी असेट है इसका, सॉरी कैश ये असेट है इसका भी डेबिट बैलेंस बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। यहाँ पे हमने कैश पे किया, कैश कम हो गया तो क्रेडिट कर दो। गुड्स परचेस 5000, एक बनेगा परचेज्ड अकाउंट। परचेज अकाउंट बनेगा क्या? अभी ध्यान से सुनना, एक बनेगा परचेज अकाउंट। अभी ध्यान से सुनना, जब भी गुड्स रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो आपके जीवन में या तो परचेज अकाउंट रहेगा या तो सेल्स अकाउंट रहेगा या तो परचेज रिटर्न अकाउंट रहेगा या तो सेल्स रिटर्न अकाउंट रहेगा। इन चार के अलावा और कोई पांचवा अकाउंट नहीं बनने वाला है। कौन से केस में बोला मैंने? गुड्स से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो। सर बचपन में हम लोग गुड्स अकाउंट बनाते थे, गुड्स अकाउंट अब नहीं बनाना, अब आप बड़े हो गए हो ना, अब गुड्स अकाउंट नहीं बना। अब माल खरीदा, गुड्स यानी क्या ये तो पता है सभी को, जिस चीज में हम लोग, हमने देखा था ना गुड्स का मीनिंग, जिस चीज में हम लोग डील कर रहे हैं ना, आर्टिकल, आइटम और थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स, उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? गुड्स। जिस चीज में हम लोग डील कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। तो गुड्स अगर खरीदा तो हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे? परचेज। गुड्स अगर बेचा तो कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल अकाउंट। तो सेल बोला तो किसका सेल है? असेट का सेल है, फर्नीचर का सेल है कि गुड सेल किया होगा? गुड सेल। जैसे साग भाजी वाले ने बोला कि माल बेच दिया तो क्या बेचा होगा? साग भाजी। सेम सेंटेंस ज्वेलरी शॉप वाले ने बोला माल बेचा तो क्या बेचा होगा? साग भाजी या ज्वेलरी? ज्वेलरी। सेम सेंटेंस कंप्यूटर सेल सर्विस वाले ने बोला कि माल बेच दिया तो क्या बेचा होगा? कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। यस और नो? तो सेंटेंस सेम है बट उसका हर जगह पे मीनिंग अलग अलग निकलता है। तो सेल मीन्स सेल ऑफ गुड्स, परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स रिटर्न मीन्स बेचा हुआ माल वापस आया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं
सेल्स रिटर्न। खरीदा हुआ माल वापस किया, इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। बोल बेटा। तो ये बात समझ में आई? तो अगर मैं बोलूँ परचेस रिटर्न है तो क्या परचेस रिटर्न होगा? प्लांट मशीनरी या गुड्स? गुड्स। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? जिस चीज में मैं डील कर रहा हूँ वो हो गया गुड्स। अब परचेस बोला तो परचेस ऑफ गुड्स, सेल्स बोला तो सेल्स ऑफ गुड्स, परचेस रिटर्न बोला तो खरीदा हुआ माल वापस किया, सेल्स रिटर्न बोला तो बेचा हुआ गुड्स यानी बेचा हुआ माल वापस आया कस्टमर से। तो जब भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेगा तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक अकाउंट बनेगा। और इसके अलावा और कोई अकाउंट बन सकता है क्या? नो। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। तो गुड्स की मूवमेंट इन्हीं के थ्रू रूट होती है। अभी ध्यान से सुनना। अब अपना अभी वाला ट्रांजैक्शन, अच्छा ये जो है गुड्स खरीदा, माल बढ़ा, माल असेट, कौन सा बैलेंस है इसका? परचेस का। फिर डेबिट बैलेंस। सेल मेरे लिए क्या है? इनकम। कौन सा बैलेंस रहेगा? परचेस रिटर्न। परचेस का डेबिट बैलेंस है तो परचेस रिटर्न का अपोजिट ना, क्रेडिट बैलेंस। और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस। कुल सभी को मालूम है डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है डेबिट, कम हुआ क्रेडिट, अपोजिट। ये लिख लो। तो जब भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेगा तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक अकाउंट डेफिनेटली आपके ट्रांजैक्शन में बनने वाला है। यस और नो? देखो फटाफट से। ओके, यस आया था। अच्छा आप सभी को एक्सेस मिला हुआ है ना इसका? आपको भी एक्सेस मिला? ये लेक्चर्स का नहीं मिला होगा तो नीचे एक बार बात कर लेना ऑफिस में। आप सब लोग जो लेक्चर्स हो गए ना इसके पहले, आप वो एन नंबर ऑफ टाइम, इनफाइनाइट टाइम्स देख। मैंने लिमिट नहीं रखी है कोई भी। ये लेक्चर्स के ऊपर आपको अनलिमिटेड व्यूज़ है। तो जनरली होता क्या है मार्केट में? 1.2 व्यू, 1.5 व्यू, एक बार देखा बाद में व्यू ख़त्म हो जाते हैं, फिर से आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, आपके पास व्यूज़ बहुत सारे हैं। हाल फिलहाल में ये जो बैच, करंट बैच चल रही है इसके लिए, अगर कोई बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर फ्यूचर में देखता है उस समय अगर ये व्यू की स्कीम नहीं होती है तो वहाँ पे व्यूज़ कम ही रहेंगे, 1.5 या 2 व्यूज़। तो ये जो मैं सेंटेंस अभी बोल रहा हूँ ये करंट बैच के लिए। नहीं तो होता क्या, ये लेक्चर जब कभी कोई बच्चा फ्यूचर में रिकॉर्डेड देखेगा तो बोलेगा सर अनलिमिटेड व्यू। तो उस समय अगर व्यू वाला स्कीम नहीं है, उस समय अगर सिर्फ 2 व्यू है तो 2 व्यू। बट अभी की जो बैच चल रही है इसके लिए अनलिमिटेड व्यू। डन? लिखो फटाफट से। ऑल सेट बेटा। आज आपका फर्स्ट डे ना, तो इसके पहले के कुछ 4-5 लेक्चर्स हुए हैं, वो लेक्चर्स आप एकदम शांति में हेडफोन लगा के पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ देखोगे, ठीक है? और डोंट वरी, मैं समय समय पे रिवीजन भी उसका लूँगा। बट मिस मत करना। अभी क्या करना, आज जाते ही पुराने वाले 2 लेक्चर देखना, कल 2 देखना, परसों 2 देख लेना, तो आपका कवर अप हो जाएगा। बट एक बार अगर आपका बैकलॉग बढ़ गया तो फिर पूरा अटेम्प्ट चला जाता है, बैकलॉग कवर नहीं होगा तो आपकी एग्ज़ाम आ जाएगी देखते देखते। तो इसलिए बैकलॉग मत रहने। अगर कोई बच्चा पीछे चल रहा है, मेरे साथ में नहीं चल रहा है, तो प्लीज़ माँ की कसम लेके बैठ जाओ, वो बैकलॉग पहले ख़त्म करो। बरोबर है? बैकलॉग अगर ख़त्म नहीं किया तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। ये जो है अपना सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, देखते देखते बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा और फिर आप ख़त्म करने की कोशिश करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। यस और नो? और एक दिन में एक रात में पूरी चीज़ें कवर नहीं होती है। क्लियर? आ जाओ, ध्यान से सुनना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे माल खरीदा, गुड्स परचेज, तो कौन सा अकाउंट बनेगा? गुड्स अकाउंट नहीं बनाना, एक बनेगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। और दूसरा माल खरीदा, पैसे के बारे में कुछ बोला नहीं है तो शायद पैसे दे दिए होंगे, तो एक बनेगा कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट, डेबिट बैलेंस।
परचेज अकाउंट, माल परचेज असेट है मेरे लिए, डेबिट बैलेंस। कुछ लोग परचेज को खर्चा बोलते हैं। नो, परचेज खर्चा नहीं है, परचेज ये एसेट है। बताऊंगा, सारी चीज़ बताता हूँ। आपने कुछ लोगों ने अभी तक हमने जो रूल देखा ये कौन सा था, सिंपल सा डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का रूल था। बट आपने कभी जीवन में पर्सनल रियल नॉमिनल के भी रूल पढ़े होंगे, डोंट वरी, वो भी आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये समझ में आ गया तो फिर उसके बाद कोई भी रूल में आपको दिक्कत नहीं आएंगे। सो परचेज डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है, डेबिट कम हो रहा है तो क्रेडिट। माल खरीदा तो परचेज बढ़ेगा ना, कॉमन सेंस। जैसे जैसे मैं परचेस करूंगा गुड्स, वैसे वैसे मेरा परचेस अकाउंट का बैलेंस बढ़ते जाएगा। यस और नो। और खरीदा हुआ माल वापस किया तो परचेस रिटर्न की वजह से परचेस कम होगा। अब यहाँ माल खरीदा या वापस किया, खरीदा, तो परचेस बढ़ेगा। बढ़ेगा तो ऊपर जाने वाला एरो डेबिट। कैश ये असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस। बढ़ती है कैश तो डेबिट, कम हो credit। तुम बताओ इस ट्रांजेक्शन की वजह से कैश बढ़ा या कम हुआ? माल खरीदा, पेमेंट कर दिया तो कैश कम हुआ रहेगा। खत्म। तो एंट्री क्या हुई, परचेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। जो भी अमाउंट होगा उतना अमाउंट लिख देना डेबिट क्रेडिट। 1000 रुपये था ना, 1000। फॉर्मेट के चक्कर में मत पड़ो, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना। फॉर्मेट कोई दूध पीता बच्चा भी बना लेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों डेबिट हो रहा है और क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये समझ में आना चाहिए। गुड्स सोल्ड, सेल ऑफ गुड्स से तो कौन सा अकाउंट बनेगा? माल बेचा है, गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, माल बेचा है तो कौन सा अकाउंट बनेगा, सेल। सेल का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। सेल बढ़ता है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक बनेगा सेल अकाउंट और एक बनेगा कैश अकाउंट। सेल इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। तुम बताओ, सेल की वजह से इनकम बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है, कॉमन सेंस। इसलिए तो हर कोई सेल के पीछे लगा रहता है। हर कोई सेल बढ़ाने की इच्छा रखता है ना, इसलिए एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं। सेल की वजह से इनकम बढ़ती है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट करो। या माल बेचा तो सेल इंक्रीज होगा ना, जैसे जैसे आप माल बेचोगे वैसे वैसे सेल बढ़ेगा। सेल बढ़ेगा तो सेल को क्रेडिट। कैश असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है डेबिट, कैश कम हुआ क्रेडिट। माल बेचा, पैसे आ गए तो कैश बढ़ गई क्या, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कुछ था इसमें, सिंपल है। ये समझ में आया सभी को? पक्की बात। हर एक बच्चे को क्यों डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है समझ में आया क्या? अब मैं कुछ अकाउंट लिख रहा हूँ, आप मुझे क्या करना, उन अकाउंट्स का बैलेंस बताओ कौन सा है तो। ठीक है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, फटाफट से ये बताओ आप लोग। आइडेंटिफाई, लिखो क्वेश्चन लिखो। आइडेंटिफाई द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। फटाफट से लिखो। कैश अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट के बाद इंटरेस्ट अकाउंट के बाद सेल्स अकाउंट के बाद सैलरी अकाउंट बैड डेट अकाउंट के बाद वेजेस अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट,
डेटर्स अकाउंट, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, के बाद प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट, के बाद रिजर्व्स अकाउंट, सभी के बैलेंसेस बताने हैं। लिखते जाओ, आंसर भी लिखो जो जो आपको आ रहा है। प्रॉफिट अकाउंट और प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन बाद ऑक्ट्राई अकाउंट, ट्रेड अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, बैंक बैलेंस अकाउंट। मुझे इन सबके बैलेंसेस बता दो, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, वन बाय वन। यस, बोलो स्टार्टिंग से। हाँ, चालू करो बेटा यहाँ से। कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। रीजन, कैश ही एसेट है ना। ऑल एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इन सब का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। एंड ऑल एसेट के अपोजिट लाइबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन्स और प्रॉफिट। इनका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। रूल मालूम है इन सबको? डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस वाले बढ़ते हैं क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट। चलो वन बाय वन मुझे बता दो। अभी कैश का हो गया, चल बोल मुन्ना। दूसरा क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट का कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। क्यों? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक में जितना पैसा है आपने उससे ज़्यादा विड्रॉ किया। बैंक में जितना पैसा है आपने उससे ज़्यादा विड्रॉ किया है। बैंक में था 10,000 रुपये और आपने चेक दिया या आपने विड्रॉ किया 12,000 रुपये, तो बैंक के अंदर में पॉजिटिव बैलेंस की जगह उल्टा नेगेटिव बैलेंस हो गया। जितना पैसा था उससे ज़्यादा विड्रॉ किया। ज़्यादा विड्रॉ करने को अंग्रेजी में कहते हैं ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन, जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा ड्रॉ किया उसको क्या बोलते हैं? ओवरड्रॉन। तो अब उल्टा बैंक से लेना नहीं है, उल्टा देना है। देना है मतलब लाइबिलिटी ना, तो बैंक ओडी आपका लाइबिलिटी है, तो उसका कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। हाँ, लैंड एंड मशीनरी का ना, डेबिट बैलेंस। हाँ, उसके बाद डिस्काउंट का बोलो बेटा। अब यहाँ पे आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, सर ये बताओ पहले, डिस्काउंट अलाउड है, दिया है, या डिस्काउंट मिला है? डिस्काउंट अलाउड है तो डिस्काउंट अलाउ यानी खर्चा। मैं डिस्काउंट बांट रहा हूँ यानी क्या है? खर्चा। खर्चा है तो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, राइट। तुम बताओ बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो इनकम, क्रेडिट बैलेंस। इंटरेस्ट, हाँ सेम। अलाउड है तो खर्चा, डेबिट बैलेंस। लिखते जाओ, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो इनकम, क्रेडिट बैलेंस। सेल्स, सेल इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद सैलरी, डेबिट बैलेंस। बैड डेट लॉस है, बैड डेट पैसा डूब गया। मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेचा 10,000 का, उसने बोला नहीं देता पैसे, जो करना है कर ले।
तो ठीक है, डूब गए पैसे, बुढ़ित। यस और नो? बैड डेट, लॉस हो गया क्या? लॉस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। वेजेस खर्चा है, डेबिट बैलेंस। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस। बिल रिसेबल असेट है, डेबिट बैलेंस। असेट बोलो या डेटर बोलो, जो कहना है कह लो। बिल रिसेबल, उस पार्टी से पैसे आने बाकी है ना, डेबिट बैलेंस। डोंट वरी, आगे पढ़ेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद डेटर्स, डेबिट बैलेंस। लॉस, डेबिट बैलेंस। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन क्या होता है रे मुन्ना? प्रोविजन फॉर एक्सपेंस असेट होता है, तो डेबिट बैलेंस फिर। और कोई प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन ओके, क्या होता है वो? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। लॉस खुद ही बुक कर लेती है। ओके, थोड़ा सा आसान और गावरान लैंग्वेज, जल्दी समझेगा आपको। ध्यान से सुनना, ये प्रोविजन और रिजर्व दोनों पॉइंट एक साथ बताता हूँ, ध्यान से सुन। एक पिता है, मेहनती पिता, रात मेहनत करता है, पैसे कमाता है। इसकी एक बेटी है, उसको मालूम है आज के 10 साल बाद उस बेटी की शादी होने वाली। बेटी की शादी, यस और नो? तो बेटी की शादी के लिए खर्चा आएगा 20 लाख रुपए का। इसको आज ही पता है, आज ही पता है ना उसको कि फ्यूचर में लाइबिलिटी आने वाली है, 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे, या फ्यूचर में खर्चे होने वाले 20 लाख रुपए का। तो जब कभी भी आपको आज ही पता है कि फ्यूचर में आपका कोई नुकसान होने वाला है, कोई खर्चा होने वाला है, कोई लाइबिलिटी आने वाली है, फ्यूचर में देना पड़ेगा, कुछ खर्चे है, लाइबिलिटी है, नुकसान है। बेटी की शादी का पैसा वैसे नुकसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल है। तो फ्यूचर में आपका खर्चा होने वाला है 20 लाख रुपए का, ये बात आपको आज ही पता है। फ्यूचर में कभी भी हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने, नेक्स्ट ईयर, कभी भी हो सकता है। तो फ्यूचर में अगर आपके खर्चे होने वाले हैं, ये बात आपको पता है, तो आपको अभी से उसके लिए क्या क्रिएट करना पड़ता है? एक बचत फंड क्रिएट करना पड़ता है ना? एक पिता को पता है कि फ्यूचर में बेटी की शादी के लिए 20 लाख लगने वाले, तो अभी से वो बेटी की शादी के लिए एक फंड बनाता है ना? या बेटी की शादी के लिए प्रोविजन करता है, या बेटी की शादी के लिए रिजर्व बनाता है। यस और नो? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रोविजन फॉर बेटी की शादी। और हर साल क्या कर रहा है? हर साल उस फंड के लिए कितने, 2-2 लाख रुपए इकट्ठा कर रहा है। एक साथ 20 लाख कहाँ से लेके आएंगे? तो हर साल वो क्या कर रहा है? प्रोविजन फॉर बेटी की शादी में हर साल कितना डाल रहा है? पर एनम 2 लाख, हर साल 2 लाख। हर साल कितने साल में? 10 साल में 20 लाख जमा हो जाएंगे क्या? तो ये हर साल वो बचत कर रहा है, ऐसा कब तक? अप टू 10 ईयर। अच्छा, ये जो बचत कर रहा है, वो खुद के कमाए हुए पैसों से बचत कर रहा है, पड़ोसी के पैसों से? खुद के कमाए हुए पैसों से बचत कर रहे हैं। यानी आपने जो भी प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट से आप थोड़ा थोड़ा साइड में निकाल के रख रहे हो ना। मतलब हर साल वो 2-2 लाख रुपए साइड में निकाल के रख रहा है, कहाँ से? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो हर साल प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा बेटी की शादी के लिए निकाल के रख रहा है, मालूम है फ्यूचर में खर्चा होगा, अचानक से नहीं लेके आ पाएंगे इतना सारा पैसा। तो उन्होंने क्या क्रिएट किया? प्रोविजन। जनरली प्रोविजन इज फॉर, लोग इसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर बेटी बेटी की शादी। ये जनरली, देखो ऐसा मैं लिख रहा हूँ, जनरली प्रोविजन इज फॉर नॉन पर्पज। जनरली आपको पता होता है कि प्रोविजन किस चीज़ के लिए? प्रोविजन इज फॉर नॉन पर्पज। में आपको अमाउंट भी अंदाज पता होती है, पर्पस भी पता होता है, और अमाउंट भी पता होती है। नॉन पर्पज एंड अमाउंट कैन एस्टिमेट, अंदाज लगा सकते हैं ना। भले ही एग्जैक्टली 20 लाख में शादी नहीं होगी, 25 लग सकते हैं, 19 लग सकते हैं, 22 लग सकते हैं, बट अंदाज तो लगा सकते हैं। तो पर्पस पता है, और अमाउंट भी मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ।
तो उसके लिए मैं क्या क्रिएट करता हूँ, प्रोविजन। बट रिजर्व इज फॉर अननोन पर्पज, अमाउंट भी पता नहीं है, एंड अमाउंट कैन नॉट एस्टिमेट। बरोबर है। प्लीज यहाँ पे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट को अभी मत लेके आना। एक्चुअल में वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होना चाहिए, बट कस्टम कन्वेंशन है उसको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट कह देते हैं। जनरल रिजर्व के लिए आपको पर्पस भी पता नहीं है और अमाउंट भी आप अंदाज नहीं लगा सकते हो। इसलिए एक माँ अपनी जवान बेटी को बोलती है कि बेटी तू रात को इधर उधर बाहर जाती है, क्लासेस जा रही है, दोस्तों के यहाँ जा रही है, तो तेरे पर्स में अंदर वॉलेट में जेब में 1,000-500 रुपये रहने दे। बेटी पूछती है माँ को, मम्मा क्यों रखना है पैसे? मम्मा बोलती है अचानक कुछ प्रॉब्लम आ जाए रात बेरात। क्या प्रॉब्लम आएगी नहीं मालूम, कितने पैसे लगेंगे नहीं मालूम, बस ऐसा बोला जाता है कि कुछ तो पैसे रख लो। यस और नो? सो वो जो आपको वॉलेट में अंदर के जेब में रखने के लिए बोलती है ना मम्मा पैसे, ये खर्चे मत करना, ये अंदर के जेब में रहते हमेशा, कभी अड़ी अड़चन में काम आएंगे, तो वो अंदर के जेब में रखे हुए पैसे वो है रिजर्व। यस और नो? तो रिजर्व भी कहाँ से क्रिएट करते हो, ये भी आउट ऑफ प्रॉफिट। बस फर्क इतना है कि रिजर्व या नॉन पर्पस के लिए, प्रोविजन इज फॉर नॉन पर्पस। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों भी केस में आपने थोड़ा थोड़ा फंड साइड में निकाल के रखा है, सेट अपार्ट। क्या किया आपने, साइड में निकाल के रखा है। यहाँ पे भी सेट अपार्ट। अब ये जो पैसा साइड में निकाल के रखा है हर साल 2-2 लाख, टोटल कितना हो गया, 20 लाख। ये पैसा वो कोई और पर्पस के लिए यूज कर सकता है क्या वो बेटी का पिता? नो। ये जो उसने प्रोविजन बना करके रखी है, ये प्रोविजन 20 लाख, उसे कहाँ यूज करना पड़ेगा, उस बेटी के शादी के लिए ही यूज करना पड़ेगा। मतलब ये हो गई उसकी लाइबिलिटी। और ये भी जो अपने साइड में निकाला है, जो भी कोई भी रात में प्रॉब्लम आई तभी आप इसको यूज करोगे, तब तक आप इस रिजर्व को भी यूज नहीं करोगे, तो ये भी क्या हो गया आपके लिए, एज गुड एज लाइबिलिटी। कोई और दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हो क्या? छोड़ो ना, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इस बच्ची का बर्थडे है, मैंने बोला कि सब लोग 10-10 रुपये इकट्ठा करते हैं, इसको गिफ्ट देंगे अपन। बरोबर है? तो मेरे पास में सबने 10-10 रुपये इकट्ठा किए, मेरे पास जो फंड आ गया 2,000 रुपये, तो फंड फॉर बच्ची का बर्थडे। तो वो जो फंड है, वो जो हमने प्रोविजन बनाया, वो कोई और पर्पस के लिए मैं यूज कर सकता हूँ क्या? नो, वो मेरी लाइबिलिटी है, मुझे इसी के लिए यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? तो प्रोविजन और रिजर्व ये आप लोगों की क्या है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी अगर है तो फिर क्या रहेगा उसका नेचर, ये बैलेंस कौन सा रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। डिटेल में इसके प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग आगे। थेरी तो समझ में आई ना? प्रोविजन बोलो या रिजर्व बोलो, है तो क्या, लाइबिलिटी। क्लियर? चलो आगे। तो क्रेडिट बैलेंस, उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट बोलते ही क्रेडिट बैलेंस। ऑक्ट्रा है, खर्चा है तो डेबिट बैलेंस। ऑक्ट्रा है नाका, सिटी लिमिट के बाहर ट्रक खड़ा है, उसको सिटी के अंदर आना है, तो नाके के वहां पे भाड़ा देना पड़ता है ना, लोकल टैक्सेस है ना। ऑक्ट्रा है लोकल टैक्सेस, जकात नाका भाड़ा जो भी है। रेट गाड़ी भाड़ा, खर्चा। स्टॉक असेट, खर्चा। अपने असेट्स, स्टॉक असेट हो गया ना, माल असेट, फर्नीचर एसेट, डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर, क्रेडिट बैलेंस। बैंक लोन लाइबिलिटी, बैंक बैलेंस असेट। कुछ बात समझ में आई? क्या आप लोग बैलेंस पहचान पहचान पाओगे? और तुम मुझे एक बात बताओ, एक बार आपको बैलेंस समझ में आया रे आया, अब देखो जरा, अब ये जितने भी डेबिट बैलेंस है, क्या बोल सकते हैं क्या, बढ़े तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट, पहचान लोगे क्या आप? जो भी क्रेडिट बैलेंस है बढ़ा तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। डेबिट बैलेंस है बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड, डेबिट बैलेंस बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस बढ़ा तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। डेबिट बैलेंस बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। पहचान पाओगे? ये तो है अकाउंटिंग। समझ में आ जाएगा? एक बार बैलेंस पहचान लिया तो उसके बाद बचा क्या? मान लो किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ये आपको समझ में आ गया, तो अब क्या बचा, वो अकाउंट बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो, कम हो रहा है तो डेबिट करो। बढ़ना कमाना कहाँ समझ में आएगा, ट्रांजेक्शन। एक बार किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है समझ में आ गया, तो वो अकाउंट बढ़ रहा है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो।
सर ये खर्चे कम भी होते हैं क्या? अरे खर्चा जितना लिखना चाहिए था उससे ज्यादा लिख दिया, तो अब खर्चे को क्या करना पड़ेगा? कम। हम लोग रेक्टिफिकेशन नाम का एक टॉपिक देखेंगे, उसमें हम लोग सब देखेंगे, उसमें सेल डेबिट भी होगा, परचेस क्रेडिट भी होगा, सारे आपके जो प्रिंसिपल्स है वो टूट जाएंगे आज तक आपने जो भी पढ़ा होगा। यस और नो? हम लोगों को क्या फॉलो करना है? ये चीज़ एज इट इज़ फॉलो करना है, फिर आप चाह के भी इसमें गलती नहीं कर पाओ। क्लियर है? ये कुछ बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? थोड़ा सा आगे बढ़ूँ एक स्टेप और। ये लिख लिया ना बेटा सभी ने? किसी का लिखने का बाकी है ये? ओके, आ जाओ, बस आगे। प्रोविजन रिजर्व लिख दिया था, ध्यान से सुना, डोंट वरी, नहीं भी लिखा होगा तो आगे वापस आने वाला है। प्रोविजन रिजर्व बहुत डिटेल में है ना। आज इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? बेसिक्स। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ डिस्काउंट की, ठीक है, बात कर रहा हूँ डिस्काउंट। हमने ट्रेड और कैश डिस्काउंट का फर्क देखा था। ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड बढ़ाने के लिए, कैश डिस्काउंट कैश जल्दी रिकवर करने के लिए। अभी ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सिर्फ इतना ही बोला है डिस्काउंट के बारे में, और कुछ बोला नहीं है, बस इतना ही बोला है डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। बस इतना ही बोला है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट, क्योंकि अलाउड ये खर्चा है, डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ता है तो खर्चे को क्या करो? डेबिट। क्यों? क्योंकि खर्चे का एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। ऑल एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस यानी एक्सपेंस बढ़ रहे तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। बस इतना ही बोला है कि डिस्काउंट अलाउ, तो डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बस इतना ही बोला है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नाम नहीं दिया उसका, ट्रेड कैश कुछ भी, बस सिंपल इतना बोला, तो हम लोग ऊपर ही रुक जाएंगे यहीं पे, बस ये इतना ही। क्लियर? अभी ध्यान से सुन, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। देखो, ट्रेड डिस्काउंट बोला है क्या? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है सभी को मालूम है? टू इंक्रीज ट्रेड और सेल। ट्रेड और सेल बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं वो कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है कैश डिस्काउंट का? फॉर इमीडिएट रिकवरी ऑफ कैश फ्रॉम द कस्टमर्स डेटर्स। यस और नो? अगर ये माल तुम नगद में खरीदते हो तो तुमको डिस्काउंट मिलेगा, उधारी में लिए तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मतलब कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। आ जाओ, ध्यान से सुन। देखो, ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है? स्ट्रेट अवे, क्या बोला मैंने? स्ट्रेट अवे डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टीडी, ट्रेड डिस्काउंट। स्ट्रेट वे डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट के केस में हम लोग स्ट्रेट वे जो भी ट्रांजैक्शन प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर देते। जैसे मेरे दुकान में कोई माल रखा हुआ है, इसकी प्राइस है 100 रुपये, मैंने कट करके लिख दिया 90 रुपये। ऐसा रहता है ना, टैग लगा करके क्रॉस करके 90, 100 का माल 90 में। सेल है, रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, जो भी है, इंडिपेंडेंस डे सेल, 100 का माल 90 में कर दिया, मैंने उसकी प्राइस ही कम कर दिया। अब ये माल चाहे कैश में सेल हो चाहे क्रेडिट में माल बेचो, कैश सेल हुआ तो एंट्री क्या रहेगी? कैश अकाउंट डेबिट,
पैसा आ रहा है ना, पैसा आया, कैश असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, कैश आ रही है तो असेट बढ़ गई, कैश आती है तो कैश को डेबिट करो, कितना 90। और माल बेचा है, सेल, सेल इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस है, सेल करने की वजह से इनकम बढ़ती है, सेल करेंगे तो सेल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ये बात समझ में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये क्लियर है सभी को। या उधारी में माल बेचा मैंने कटप्पा को, कटप्पा मेरा क्या बन गया अब, डेटर। रुको, डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर्स बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कटप्पा को उधारी में माल बेचा तो कटप्पा मेरा क्या बन गया, डेटर। मुझे उससे पैसे लेने हैं ना, अब वो डेटर बन गया, यानी डेटर बढ़ गए, डेटर बढ़ते हैं तो डेटर को डेबिट करो। यहाँ डेटर का नाम क्या था, कटप्पा, तो कटप्पा को डेबिट करूँ क्या, तो कटप्पा अकाउंट डेबिट, कितना लेना है 90 टू सेल्स, कितना हुआ 90, सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ। कैश में माल बेचो चाहे क्रेडिट में बेचो, कैश में बेचा तो कैश टू सेल, क्रेडिट में बेचा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। ये बात समझ में आई क्या। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अक्रॉस द काउंटर स्ट्रेट वे उस माल का ट्रांजैक्शन प्राइस ही कम कर दिया एट द टाइम ऑफ सेल इटसेल्फ। जो भी एंट्री होगी अब 90 की होगी, जो भी कुछ अकाउंटिंग होगा 90 को होगा, 10 का कुछ अकाउंटिंग होने वाला है क्या, दैट्स वाई नो अकाउंटिंग और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंट बनेगा ही नहीं, हमने अक्रॉस द काउंटर उसकी प्राइस ही कम कर दी। हमने यही बोला कि वो चीज ही कितने का है, 90 का, 100 इतिहास था, है ही नहीं। कुछ बात समझ में आया, because at the time of trade discount across the counter itself we have deducted the amount of trade discount from the transaction price। हमने ट्रांजेक्शन प्राइस ही कम कर दिया, जो भी एंट्री होगी, जो भी बुक्स में अकाउंटिंग होगी, सब कितने की होगी, 90 की। इनका कोई संबंध है अब, हाँ नरेशन में जरूर लिखेंगे, गुड सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, यस और नो, गुड सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 100 का 10%, 10 कम कर दिया ना, बट अकाउंटिंग कहीं पे नहीं आएगा। बट वो ही सेम चीज यहाँ पे फिर से बताता हूँ, कैश डिस्काउंट ये एक प्रोडक्ट है, टीवी है, टीवी, इसका प्राइस कितना था 100, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ कैश सेल, नगद में पैसा दे रहे हो कितने में मिलेगा 90, इफ क्रेडिट सेल आप उधारी में लेके जा रहे हो या ईएमआई पे खरीद रहे हो, आपको कितना देना पड़ेगा 100, नगद में लेके जा रहे हो तो कितना देना है 90, बरोबर है ना। ईएमआई पे लेके जा रहे हो कितना देना पड़ेगा 100, लिखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन में। तो अब बताओ, यहाँ पे कोई इंसान उधारी में लेके गया, एंट्री क्या रहेगा, वो इंसान अकाउंट का नाम क्या है, कटप्पा, कटप्पा अकाउंट डेबिट 100 टू सेल्स 100। सर इसमें तो कैश डिस्काउंट आया ही नहीं, कैसे आएगा, कैश डिस्काउंट कभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन में देखा है क्या, नाम में क्या है उसके, कैश डिस्काउंट, कौन से ट्रांजैक्शन में आएगा, कैश ट्रांजैक्शन में। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कभी कैश डिस्काउंट आएगा क्या, यस और नो। कैश में माल बेचा, अच्छा देखो अब आगे ध्यान से सुनना, इसी को और कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब कटप्पा को मैं फॉलो अप ले रहा हूँ बहुत समय तक के, कटप्पा ने पैसे नहीं दिए। कटप्पा को मैंने बोला कटप्पे सुन, आज शाम तक अगर तू पैसे लाके दे देता है, आज शाम तक, तो तुझे 5 रुपीज़ का डिस्काउंट दूंगा। कटप्पा ने बोला मतलब 100 के जगह पे मुझे 95 देने हैं, बोला हाँ। तुरंत आ गया और उसने पैसे दे दिए, मेरे पास पैसे आ गए, कैश बढ़ गई, तो कैश को डेबिट करूँ क्या। और कटप्पा से कितने लेने थे 100, उसने कितने में सेटलमेंट किया पूरे 100 का 95 में। अब बताओ 95 देने के बाद कटप्पा से 100 लेंगे क्या हम लोग, अब 1 रुपया भी और लेंगे क्या, नो। तो कटप्पा जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेटर दिख रहा था 100 रुपए से, अब वो कम हो जाएगा क्या। कटप्पा जाते थे बोल के गया साहब अब मेरे को 1 रुपया भी नहीं देना है ना, मैंने बोला नहीं नहीं अब 1 रुपया नहीं देना है, मैंने 95 दे दिए, बट तुम्हारा 100 का हिसाब खत्म हो गया। तो कटप्पा मेरे बुक्स में जो 100 रुपए का डेटर दिख रहा था,
अब वो पूरा का पूरा 100 रुपये से एज अ डेटर कम हो जाएगा क्या, क्योंकि उसने पैसे दे दिए। भले उसने पैसे दिए 95, बट उसका जो बैलेंस 100 रुपये का डेटर बैलेंस दिख रहा था, डेबिट बैलेंस दिख रहा था, वो पूरा कम हो जाएगा ना, क्योंकि हमने बोला उसको 100 के बदले कितना दे दे 95। तो कटप्पा मेरा जो डेटर था, डेबिट दिख रहा था उसको 100 रुपये का, मैंने पूरा 100 रुपया क्या कर दिया, क्रेडिट। अब बताओ यहाँ पे डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट टैली हो रहा है क्या? कैश डेबिट हुआ 95 और कटप्पा क्रेडिट हुआ 100। मजबूरी में झक मार के आपको यहाँ पे कैश डिस्काउंट अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, उसके बगैर हो पाएगा क्या टैली? तो देखो, कैश डिस्काउंट की जगह मैं लिखूंगा सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट। मैंने डिस्काउंट दिया ना उसको 5 का, डिस्काउंट दिया, मेरा खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया तो खर्चे को डेबिट करो। अब हुआ ये टैली। कुछ बात समझ में आई? तो कैश डिस्काउंट क्यों बनाना पड़ता है ये समझ में आए क्या सभी को? यहाँ पे अब क्लियर कट मालूम है कि कैश डिस्काउंट है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10, टू सेल्स अकाउंट 100। इस वाले केस में तो आपको क्लियर कट मालूम है कैश डिस्काउंट है। इस वाले केस में जब उधारी में माल बेचा था तब कैश डिस्काउंट आया था क्या? नो। लेकिन बाद में जब हम परेशान हो गए, कस्टमर से पैसा जल्दी रिकवर करना था, तो मैंने उसको क्या लालच दिया, आज शाम तक दे देगा तो 5 का डिस्काउंट मिल जाएगा। सर यहाँ पे 5 की जगह 10 का डिस्काउंट होता तो यार ये लिख करके रख, डिस्काउंट का पैसा लिखो बेटा। सिंपल है। एक 10-15% समझ में आया डिस्काउंट, और ज़्यादा डिटेल में हम लोग देखेंगे और